हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमने साइकोलॉजी की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको साइकोलॉजी कंप्लीट करवा रही थी। तो फ्रेंड्स, जिसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला है जो टॉपिक है जो कर लिया था। इसके अलावा हमारा डेवलपमेंट है, विकास वाला टॉपिक कर लिया था। लर्निंग अधिगम वाला टॉपिक कर लिया था। अधिगम और डेवलपमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से जो भी थ्योरीज है उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और दे रखी है एक मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है। दूसरा इसमें इसके अलावा हमारा दे रखा है इंटेलिजेंस या संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक पहले था वो हटा दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट की जो युक्तियां हैं वो उसको मेंटल हेल्थ से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इसके लिए हम उनको भी पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य, जिसे मेंटल हाइजीन भी कहा जाता है। इसको देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे, इसको प्रतिपादक भी इनको बोल सकते हैं, C.W. बियर्स। 24 वर्ष में ही सुसाइड करने अटेम्प्ट किया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, उनको एक वैज्ञानिक मिले थे एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर की प्रेरणा से फिर इन्होंने मेंटल हेल्थ पर कार्य किया था। तो C.W. बियर्स थे, उन्होंने 1908 में ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक एक बुक का लिखी थी। C.W. बियर्स से उनको प्रेरणा कहां से मिली थी? एडोल्फ मेयर के द्वारा मिली थी। इसके अलावा डोराथिया डिक्स, C.W. बियर्स, इन तीनों वैज्ञानिक ने, एडोल्फ मेयर, डोराथिया डिक्स, C.W. बियर्स ने मिलकर एक मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन चलाया था। उन्होंने पता लगाया, उन्होंने देखा था कि जो मेंटल हेल्थ से है आज की जो वर्ल्ड है उसमें सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, ठीक है। इसके लिए अमेरिका में एक स्वास्थ्य संगठन बनाया गया था मेंटल हेल्थ के लिए 1908 में। तो और विश्व में जो मेंटल हेल्थ है उसकी शुरुआत 1948 से मानी जाती है। इसलिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1987 में भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम आया था, और इसके साथ इसी नियम का संशोधन करके 2017 में नया अधिनियम आ गया था। तो भारत में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था 1982 में शुरू किया था। तो ऑल ओवर थोड़ी सी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी थी कि विश्व में कहां से शुरू किया गया और इंडिया में कैसे शुरू किया गया था। अब हम आगे बात करें कि ये जो मेंटल हेल्थ शब्द है वो कहां से आया। तो ये शब्द को परिभाषित किया था विलियम स्वीटजर ने। ध्यान रखना, प्रतिपादक कौन है? C.W. बियर्स है, लेकिन इस शब्द को परिभाषित किसने किया था? विलियम स्वीटजर ने किया था, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित किया था। तो ध्यान रखना, बहुत स्वीट व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित किया था। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने परिभाषा भी दी है, कुछ डेफिनेशन दी है, जिसमें एक नाम आता है जेम्स ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर ने बताया था कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ नियमों की खोज करना व संरक्षण करना है। जेम्स ड्रेवर ने क्या बताया था? ड्राइवर क्या करता है? खोज करता है, नई नई जगह पर जाता है और अपनी जो ड्राइविंग से चीजों को बचाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ नियमों की खोज करना और संरक्षण करना इन्होंने बताया था। दूसरे वैज्ञानिक थे लेडेल। लेडेल मतलब लैंड, इसको मान सकते हैं हम। तो वास्तविकता के धरातल पर कौन सा शब्द आ गया इसमें? धरातल यानी लैंड। तो लेडेल किससे संबंधित हो गया? धरातल या लैंड से। तो वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करना। इस तरह से आप शब्दों को जोड़कर आप डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको ऐसे जोड़ के बता रही हूँ। क्रो एंड क्रो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मानव कल्याण में मानव संबंधों से बताया था। क्योंकि क्रो एंड क्रो दो वैज्ञानिक हैं, तो कल्याण और मानव संबंध दोनों की बात करते हैं। स्किनर से स्किनर और से समग्र, यानी स्किनर कहते थे समग्र मानव संबंधों के विकास से। मेंटल हेल्थ से जुड़ी है इन्होंने, समग्र मानव संबंधों के विकास से इन्होंने संबंध बताया है। इसके अलावा अगले वैज्ञानिक है हेडफील्ड। हेडफील्ड ने बताया था कि व्यक्तित्व की सामंजस्यपूर्ण व संतुलित गत्यात्मक अवस्था को व्यक्त करता है। हेड में कैसे कहता है? बैलेंस कहाँ बनता है? हमारा हेड में बनता है। तो हेडफील्ड क्या बताते हैं? सामंजस्यपूर्ण और संतुलित अवस्था ही क्या होती है? मेंटल हेल्थ होती है। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक है कार्ल सैनिक, जिन्होंने बताया था कि नियमों का समूह जो व्यक्ति को श्रम के साथ व दूसरों के साथ रहने के योग्य बनाता है वो कार्ल सैनिक बनाया था। सैनिक कैसे रहते हैं? समूह बनाकर रहते हैं। तो ध्यान रखना, नियमों का समूह जो श्रम को और दूसरों के साथ योग्य बनाता है वो कार्ल सैनिक ने बताया था। अब है फ्रेंडसन। फ्रेंडसन क्या है? फ्रेंडशिप कैसी होती है? घनिष्ठ होती है। तो मानसिक स्वास्थ्य का अधिगम की सफलता से घनिष्ठ संबंध। तो आपको पूरी परिभाषा ऐसे याद हो जाएंगी। मानसिक स्वास्थ्य का अधिगम का सफलता से अगर घनिष्ठ संबंध पूछ ले तो फ्रेंडसन ने दी है। नियमों का समूह पूछ ले तो कार्ल सैनिक बताना, क्योंकि सैनिक समूह में रहते हैं। संतुलित अवस्था पूछ ले तो हेडफील्ड ने दी है। समग्र विकास पूछे, समग्र मानव संबंधों का विकास, तो स्किनर ने दिया है। मानव कल्याण मानव संबंध किससे है?
क्रोएंट्रो से है, जबकि वास्तविक धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य किसने बताया? लेडेल ने बताया था। और जेम्स रेवर ने मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ नियमों की खोज और संरक्षण करना बताया। तो इस तरह से आप शब्दों को जोड़कर पढ़ोगे तो आपको सारी डेफिनेशंस एक बार में याद हो जाएंगी। अब है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है, उसमें मुख्य रूप से 5 तत्वों पर काम किया जाता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, स्वास्थ्य, रुचि, अभिवृत्ति और स्वस्थ वातावरण। 5 तत्व याद होने चाहिए आपको। व्यक्ति के अंदर का सही है तो एक मानसिक स्वास्थ्य उसका सही होता है। मानसिक स्वास्थ्य की प्रकृति और विशेषताएं। तो मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सकारात्मकता से युक्त अवधारणा यानी पॉजिटिविटी अधिक होनी चाहिए। यानी नेगेटिव व्यक्ति होता है वो मेंटली एक तरह से माने तो उसका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब माना जाता है। गतिशील अवधारणाएं, ध्यान रखना कैसी अवधारणा है? गतिशील अवधारणा है। शारीरिक स्वास्थ्य इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपकी हेल्थ तो नहीं है, तो आपकी मेंटली हेल्थ भी सही नहीं है। जैसे बीमार आदमी है वो चिड़चिड़ा रहता है, तो इस तरह से अगर आपकी शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपका मेंटली हेल्थ भी सही नहीं रहेगी। नैतिकता मानसिक स्वास्थ्य से भिन्न अवधारणा है, ध्यान रखना। लेकिन नैतिकता का मानसिक स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है, यानी आप जैसा आचरण करते हो उसका मेंटली हेल्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामाजिकता से भिन्न अवधारणा है, ध्यान रखना। नैतिकता और सामाजिकता दोनों से मेंटल एबिलिटी का कोई, मेंटल हेल्थ का कोई संबंध नहीं है, जबकि शारीरिक स्वास्थ्य इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। कार्य कुशलता से सीधा संबंध नहीं है, आपकी जो कार्य क्षमता है वो सीधा प्रभावित नहीं होती है मेंटली हेल्थ से। क्योंकि कई बार आपने देखा जो मेंटली डिसऑर्डर बच्चे होते हैं, जैसे सितारे जमीन पर मूवी में दिखाया था, वो बच्चे काम अच्छे से कर रहे थे लेकिन थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब है। तो मेंटली हेल्थ है उसका कार्य कुशलता से सीधा संबंध नहीं है, हालांकि ये प्रभावित जरूर करती है, क्योंकि जितनी अच्छी समझ होगी वह इंसान उतना ही अच्छा कार्य में परफेक्ट होता है। मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं तो आपको ये आने चाहिए। ये 2022 में भी पूछे गए थे। निरोधात्मक, प्रिवेंटिव होते हैं, निषेधात्मक उपाय व सावधानी रखना। निरोधात्मक, निषेधात्मक होते हैं मानसिक स्वास्थ्य के। इसमें है कि हमको उपाय करने चाहिए निषेधात्मक, और सावधानी भी रखनी चाहिए। दूसरे हैं मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य संरक्षणात्मक होने चाहिए, प्रिवेंटिव और प्रिवेंटिव होने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधि का उल्लेख यथावत विधि बनाए रखना। यानी संवेगात्मक परिपक्वता, सकारात्मकता का विकास जितना अधिक होगा उतना ही मानसिक स्वास्थ्य डेवलप होगा। उपचारात्मकता के उद्देश्य होने चाहिए, यानी अगर कोई व्यक्ति परेशान है किसी भी चीज को लेकर तो वो दूर करने के उपाय इसके अंतर्गत होने चाहिए, जिसमें निर्देशन, परामर्श, चिकित्सा दी जाती है। संगत कार्य वातावरण के अनुसार व्यक्ति को बनाना, यानी जैसा वातावरण है उसी के अनुसार व्यक्ति को ढालना, यानी समायोजन व्यवस्थित करना, वो भी इसका एक पार्ट है मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्यों का। अंतर शक्ति को जागृत करना, यानी बच्चे की अंदर की जो शक्ति है उसको, विल पावर को जागृत करना, जिससे बच्चा अपने आप से अच्छे से मोटिवेट रहे, स्वस्थ रहे और अच्छे से अपने कार्य को करता रहे। और मानसिक बीमारियों की रोकथाम, ये भी एक उद्देश्य है मानसिक बीमारियों की। अगर कोई व्यक्ति जैसे डिप्रेशन है ना, एंजाइटी है, इन चीजों से परेशान है तो उनको दूर करना भी मानसिक स्वास्थ्य का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, अब मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में हम देखें तो मुख्य रूप से जो शिक्षा से होते हैं, बालक और शिक्षक होते हैं। ठीक है, जो बालक है उसका जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम में अगर मानसिक दोष है, किसी को कोई परेशान है तो उसके जीन अगले किसी बच्चे में आ सकते हैं। स्नायु है, विकृति है, डाउन सिंड्रोम है, गुणसूत्र विकृति है, ये सारे दोष हैं जो भी बच्चे में, तो मानसिक स्वास्थ्य उसका प्रभावित होता है। दूसरा है पारिवारिक वातावरण, यदि माता पिता के झगड़े होते हैं, भेदभावपूर्ण व्यवहार उसके साथ किया जाता है, गरीब बच्चा है, तो ये प्लांट है, ये सारी चीजें हैं, तो पारिवारिक वातावरण भी अगर बच्चे का खराब है तो भी उसके मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जैसे दिन रात अगर माता पिता में झगड़े होते हैं तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। अगर उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो बच्चा छुपने लग जाता है, यानी अपने आप को चुपचाप रहना पसंद करता है, तो ये उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। प्लांट वैज्ञानिक ने बताया था कि पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न, यानी व्यक्ति की पर्सनैलिटी और कल्चर पैटर्न है वो उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे निर्धनता को वो जिम्मेदार मानते हैं, जो गरीब बच्चा होता है बहुत ही चुपचाप से रहने वाला होता है, जबकि जो अमीर पैसे वाले बच्चे होते हैं वो बच्चे अधिक थोड़े से एडवांस होते हैं। खंडित परिवार, अत्यधिक लाड़ प्यार, आवश्यकता की पूर्ति न होना, सुरक्षा का अभाव, ये सारे
जो प्रकार हैं ये भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे बच्चा अगर माता या पिता दोनों में से एक के साथ रहता है, यानी सिंगल पेरेंट्स होते हैं, तो उनमें भी क्या बच्चा थोड़ा-सा अपने आप को असहज महसूस करता है, दोनों का प्यार नहीं मिल पाता, तो वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को लाड-प्यार देते हो तो बच्चा बिगड़ जाता है, उसकी बस ज़िद्दी स्वभाव हो सकता है, गुस्सैल स्वभाव उसका हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने आप को सर्वोपरि मानता है। ये भी उसको मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तीसरा है विद्यालयी वातावरण, जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यानी उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है विद्यालय में, किस तरह से उसको होमवर्क दिया जाता है, किस तरह से उसको पढ़ाया जाता है, ये शिक्षक का कैसा व्यवहार है, टीचर का व्यवहार है, प्रिंसिपल का व्यवहार है, बच्चों का व्यवहार है, वो भी उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अत्यधिक गृहकार्य है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अलोकतांत्रिक व्यवहार, अमनोवैज्ञानिक विधियां, पाठ्यक्रम अगर अच्छा नहीं है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं नहीं होना, दोषपूर्ण वातावरण, मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं, ये सारी चीजें भी जो है बच्चे को प्रभावित करती है। अगला है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण भी बच्चे के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करता है। तो इसमें जैसे हम देखें वर्ग संघर्ष है, जैसे जातिगत संघर्ष चलता रहता है, सांप्रदायिकता, बुरी संगति, मीडिया, मोबाइल, ये सारी चीजें अगर बच्चे के साथ रहती है तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसके अलावा बच्चे में कोई शारीरिक दोष या मानसिक दोष है, जैसे बच्चा कोई ऐसे विकलांग या दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों से अपने आप को हीन समझने लगते हैं, तो ये सब उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी इसके हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण में हम जैसे हीनता का भाव, संवेगात्मक अस्थिरता, दुश्चिंता, ये इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक कारणों में हीनता का भाव आना, संवेगात्मक अस्थिरता, यानी उसके जो संवेग स्थिर नहीं होते हैं, बात बात पर उसको गुस्सा आ जाता है, बात बात पर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित होता है। दुश्चिंता है, अगर वो ज्यादा चिंता भी अधिक करता है, एंजाइटी अलग है अधिक है बच्चे में, तो भी उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो ये है बालक की जो बालक को प्रभावित करने वाले कारक जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब है शिक्षक। शिक्षक को मानसिक स्वास्थ्य कैसे प्रभावित करता है? जैसे शिक्षक है उसमें शारीरिक रोग या दोष है तो भी उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। सामाजिक कारण, सामाजिक सम्मान का न होना, जैसे टीचर है लेकिन अब इसे पूरे समाज में उस तरह से सम्मान नहीं दिया जाता है जैसे शिक्षक को मिलना चाहिए, तो इसका कारण हो सकता है आर्थिक कारण है, अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो भी शिक्षा संबंधी या शैक्षिक कारण सबसे इम्पोर्टेंट है जो बच्चे जो शैक्षिक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे निरंकुश प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ज्यादा दबाव में रखता है, शिक्षकों में संघर्ष है आपस में, जातीय विद्यालय यानी विद्यालय में ऐसे एक शिक्षक लगा गया और जातिवादिता ज्यादा है तो भी प्रभावित होती है। सहायक सामग्री है उसका अभाव है, अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है, पद सुरक्षा है, परिपक्व बालक होते हैं, तो इन सब के कारण भी शिक्षा का मनोवैज्ञानिक जो शिक्षक है उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक कारण जो कि बालक में बताए वही हीनता का भाव, संवेगात्मक अस्थिरता, दुश्चिंता भी मनोवैज्ञानिक कारण भी शिक्षक के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी क्या विशेषता होती है? अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, चाहे बालक हो या शिक्षक हो? तो उसमें क्या गुण ऐसे होते हैं जो उसे स्वस्थ रखते हैं? जैसे आत्मविश्वास है, सहनशीलता का गुण है, संवेगात्मक रूप से परिपक्व स्थायित्व की भावना है, वातावरण तथा उसकी शक्तियों का ज्ञान होता है, वास्तविक जगत में निवास करता है, आत्मसम्मान या आत्म मूल्यांकन करता है, अपना निश्चित जीवन दर्शन होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति होती है, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना होती है, निडरता निर्भीकता उसमें होती है, स्वस्थ रुचियां अभिवृत्तियां उसके अंतर्गत होती हैं, स्पष्ट जीवन लक्ष्य होता है, व्यवहार में लचीलापन होता है, वास्तविक प्रतिक्षण होता है यानी आशावादी, वैज्ञानिक व तार्किक सोच यानी हर चीज को जैसी है वैसी ही मानता है, तो वैज्ञानिक और तार्किक सोच होती है, स्वाभाविकता होती है, नचलनेश होती है, उसमें शारीरिक मानसिक रूप से समायोजन पाया जाता है, वस्तुनिष्ठ सोच होती है, हर चीज को एक फिक्स टारगेट के साथ देखना, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, आत्मनियंत्रण होता है, सेल्फ कंट्रोल अपना अच्छा होता है, तो एक व्यक्ति चाहे बालक हो या शिक्षक हो अपने आप में स्वस्थ होता है। तो आप अपने आप को भी देख सकते हो कि आप कितने मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अगर ये सारे गुण आपके अंतर्गत है तो बच्चा मानसिक रूप से चाहे शिक्षक हो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। इसके अलावा जो इसमें कुछ
एक शब्द है पेटिक, इस पर काम किया गया था विकासात्मक विकास के लिए मानसिक स्वास्थ्य में। इसमें कुछ प्रोग्राम जैसे ऑटिज्म, एडीएचडी, बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इनके ऊपर भी काम किया गया था। तो ऑटिज्म जो होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने आप में एकांतवासी, रूढ़िवादी होता है, उसमें कम्युनिकेशन सही नहीं होता, अंतर क्रिया भी वो नहीं कर पाता है, अपने आप में रहना वो पसंद करता है। दूसरा एडीएचडी, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, जिसको बोला जाता है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपरटेंशन सिंड्रोम इसको बोला जाता है। इसमें जैसे आवेगशील होता है, मतलब भागता दौड़ता रहता है बच्चा, एक जगह पे बैठता नहीं है, नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है, आवेगशील होता है। तो ये सारे जो विकार है किसको मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यानी और बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में हमने पहले विकास वाली क्लास में पढ़ लिया था। तो ये था मानसिक स्वास्थ्य वाला टॉपिक। सुसमायोजन हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, उसके लक्षणों को और उसमें जो युक्तियां हैं उनको पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, जैसे भौतिक लक्षण देख ले हम, तो शारीरिक क्रियाएं, पेशीय लक्षण, हकलाना, तुतलाना, चेहरा फड़कनाना, सिर हिलाना, पैर हिलाना, मुंह में नाखून लेना, बालों को नोचना, ये सारे लक्षण मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा व्यवहारात्मक लक्षण होता है, जैसे एकांतवासी है, चोरी करना, मित्र न बनाना, आक्रामक, पलायन है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभाव करते हैं। ये भी मानसिक स्वास्थ्य के कुसमायोजन के लक्षण होते हैं, यानी अच्छा मानसिक स्वास्थ्य नहीं है उनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। संवेगात्मक लक्षण देखें तो निराशा, तनाव, चिंता, भयभीत होना, कुंठा, दुख, ये लक्षण है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो ये तो है मानसिक स्वास्थ्य जिनका अच्छा नहीं है, जिनमें कुसमायोजन होता है, उनके ये लक्षण होते हैं। अब इसके अलावा हम देखें जैसे मनोवैज्ञानिक कारण में भी हम देख सकते हैं तनाव, चिंता, द्वंद्व, कुंठा, रुचि, महत्वाकांक्षा होता है। इन कारणों का पता लगाकर इनका उपाय करना, ये सारे क्या है, कुसमायोजन कब होता है, जब व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। तो समायोजन की रक्षा तंत्र या युक्तियां हैं जो भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, तो इन युक्तियों को पढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो समायोजन की रक्षा तंत्र युक्तियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युक्ति। प्रत्यक्ष में है बाधा का विनाश, अन्य उपायों की खोज, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, व्यवस्था करके रेडर रखना, ये चारों युक्तियां आपको याद कर लेनी है। प्रत्यक्ष युक्तियां मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मानसिक मनोरचना यानी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। सिगमंड फ्रायड वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। उन्होंने बताया था कि जो अप्रत्यक्ष युक्तियां हैं वो हमारे अचेतन मन में होती हैं, जिससे हमारे ईगो है वो प्रभावित होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक और गौण युक्तियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट युक्ति है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, युक्तिकरण, औचित्य स्थापन, तार्किकीकरण या परिमेयकरण जिसको बोला जाता है, यानी इसको बोला जाता है। यानी युक्तिकरण क्या होता है, अपनी सफलता के पीछे, असफलता के पीछे कोई भी तार्किक बहाना, यानी कैसा बहाना होना चाहिए, लॉजिकली बहाना बनाकर उसका औचित्य स्थापित कर देना। यानी आप अगर किसी कारण से कोई बच्चा है वो असफल हुआ है तो उसका एक पूरा लॉजिक कारण देता है और उसके औचित्य स्थापित कर लेता है कि मैं इसके कारण से फेल हुआ था। तो युक्तिकरण, औचित्य स्थापन, तार्किकीकरण या परिमेयकरण हिंदी में बोलते हैं, और रैशनलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, अंगूर खट्टे, नींबू मीठे हैं, पेपर कठिन था। ये सारे रीजन कौन देता है, जब बच्चा सफल हो जाता है। दूसरा है दमन, रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है कि बल के द्वारा, यानी बिना जानकारी के वक्त के साथ भूल जाना, यानी बल के बिना, यानी फोर्स पूर्वक नहीं बुलाकर, अगर बच्चा है, बड़ा व्यक्ति है, कोई भी है, अगर एक टाइम के बाद उस चीज को, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको भूल जाता है, तो वो दमन या रिप्रेशन होता है। तो दुखदायी विचार घटना को बिना जानकारी को बलपूर्वक अचेतन मन में दबा लेना, यानी लंबे समय के लिए वो उस चीज को भूल जाना, मरंदो जो हुआ वो हुआ, तो वो होता है रिप्रेशन या दमन। तीसरा है समन या संप्रेषण, यानी बलपूर्वक, यानी जबरदस्ती उद्देश्यपूर्ण ढंग से दबाना, यानी जबरदस्ती अगर आपके साथ, जैसे किसी ने आपको रास्ते में मारपीट कर दी, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे उस चीज को कि उसने मेरे साथ ऐसा मारपीट क्यों की, उसने मेरे को ऐसा गाली गलौज क्यों किया, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हो कि ताकि, क्योंकि आप उसके बराबर के नहीं हो, तो आप कोशिश करते हो कि उस चीज को मैं भुला दूं। तो उस चीज को जबरदस्ती अपने मन में दबाना, उद्देश्यपूर्ण ढंग से दबाना, वो क्या होता है, शमन होता है। क्योंकि इसमें चेतन और अचेतन मन दोनों में हमें
भूलना होता है। अगला है रूपांतरण, कन्वर्जेशन। क्या होता है? तनाव को शारीरिक लक्षण के रूप में व्यक्त करना। आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, लेकिन उस चीज को कैसे करते हैं? जैसे आपको कोई बहुत चीज को लेकर टेंशन है तो आप दीवार पे हाथ पैर मारते हैं, तकिए पे हाथ पैर को मारते हैं, तो ये क्या है? कन्वर्जेशन होता है। जैसे कमजोर व्यक्ति है, कायर व्यक्ति क्या आता है? अगर युद्ध में उसे नहीं जाना, उसे डर लगता है युद्ध से, तो बीमारी का बहाना बनाकर वहीं पे रह जाता है। तो ये रूपांतरण होता है, कन्वर्सेशन होता है। अगला है प्रतिगमन, रिग्रेशन जिसको बोला जाता है, प्रत्यावर्तन भी इसको बोला जाता है। यानी व्यक्ति छोटे बालक के समान व्यवहार करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जैसे वृद्ध व्यक्ति है, अपने बचपन की कहानी सुनाने लगता है तो वो बचपन की चीज यादों में खो जाता है, बच्चों की तरह रोना। कई बार है, जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक बार लगता है कि जब एक बेटी है अपने ससुराल से वापस माँ के पास आती है और उसे अगर बहुत दुख है वहां पे, तो वो आके जोर जोर से बच्चों की तरह उसकी गोदी में बैठ कर रोने लगती है। तो ये क्या है? एक प्रतीगमन या प्रत्यागमन का उदाहरण है कि बच्चे की जैसे ट्रीट करते हैं। अगला है उदात्तीकरण, शोधन या मार्गान्तीकरण, सब्लिमेशन। सबसे अधिक रचनात्मक युक्ति इसको बोली जाती है और इसमें हर बार क्वेश्चन आता है। व्यक्ति अपनी गलत विचार इच्छा को सही विचार या समाज मान्य रूप में बदल देता है। यानी व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे डाकू है, चोर है, चोरी करता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो सुधर जाता है, सुधर के कोई एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, रोल मॉडल किसी का बन जाता है और समाज का सेवा करता है, तो समाज मान्य रूप कार्य में अपने आप को बदल लेता है। उसे क्या कहते हैं? उदात्तीकरण, शोधन या मार्गान्तीकरण। इंग्लिश में बोले तो सब्लिमेशन इसको बोला जाता है। प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। क्या होता है? मुंह में राम बगल में छुरी, बगुला भगत जिसको बोला जाता है, इसका एग्जाम्पल है। यानी आपके मन में कुछ और चलता रहता है और सामने अब दूसरों के लोगों की कुछ और बोलते रहते हैं। मन में अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना, यानी मन बनावे मुंह हिलावे, इसकी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम ये तो थी मुख्य युक्तियां, अब इसके अलावा कुछ गौण युक्तियां भी इसमें है जो हमारे व्यवहार को, समायोजन को प्रभावित करती है। जैसे प्रक्षेपण, प्रक्षेपण प्रोजेक्शन जिसको बोला जाता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपनी कमी या दोष का आरोपण दूसरे व्यक्ति पर डालना। यानी आप में खुद में कमी है, आप उस काम को नहीं कर पा रहे हो, दूसरे व्यक्ति के ऊपर आप उसको व्यवहार को डाल रहे हो। अब देखना एक चीज आपने देखी होगी कि प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन और जो हमने पढ़ा था पहले युक्तिकरण या तार्किकीकरण जो था वो सेम है, लेकिन दोनों में एक चीज का फर्क है, उसमें एक लॉजिक तर्क होता है, लेकिन प्रोजेक्शन होता है वो आप में कोई लॉजिक तर्क नहीं है। आप किसी भी अपनी कमी को किसी दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं, अरे ये चीज तो सही नहीं है, नहीं तो मैं ऐसा काम कर लेता। तो अपनी असफलता का दोष असहयोगी कारकों पर डालना। ठीक है, दूसरा है क्षतिपूर्ति करना, दूसरा है कंपेंसेशन इसको बोलते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से भी होता है, प्रत्यक्ष रूप से भी होता है। प्रत्यक्ष रूप से यानी उसी कमी पर मेहनत करना, जैसे आप किसी एक बार एग्जाम में रह जाते हो तो अगली बार फिर से उसी एग्जाम के लिए अच्छे से मेहनत करते हो और उसमें सफल हो जाते हो, तो वो क्षतिपूर्ति होती है। अप्रत्यक्ष है कि अपनी एक कमी को दूसरी योग्यता से छुपा लेना। विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाकर समायोजन स्थापित कर लेता है। दूसरा है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, मौलिक लक्ष्य के स्थान पर किसी अन्य लक्ष्य या गौण लक्ष्य को बना लेना। यानी सब्लिमेशन क्या होता है कि आपके पास कोई लक्ष्य था, जैसे आप बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन आपने कोशिश की, आप नहीं बन पाए, तो इसके आप कंपाउंडर या मेल नर्स बन जाते हो, तो वो प्रतिस्थापन हो जाता है। आत्मीकरण या तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन, इसमें व्यक्ति आदर्श व्यक्ति है, रोल मॉडल के गुणों तथा गुणों का अनुकरण करना शुरू कर देता है। यानी जैसे आप किसी को अपना रोल मॉडल मानते हो तो उस व्यक्ति के हिसाब से अपने आप को भी वैसा ही, उसको जो वैसा वो बताता है वैसा ही आप करते हो, तो वो उसका आत्मीकरण या तादात्म्य होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे सफल व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। अंतःक्षेपण, इंट्रोजेक्शन क्या होता है? इसमें व्यक्ति अपने आप को आदर्श व्यक्ति घोषित करता है, मतलब उसमें तो क्या करता है कि उसका अनुकरण करता है, लेकिन इसमें व्यक्ति खुद ही मान लेता है कि हाँ मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, अपने आप को ही आदर्श व्यक्ति घोषित कर देता है। विलगन, आइसोलेशन क्या है कि जब व्यक्ति में बहुत अधिक टेंशन होती है तो वो अकेला रहना चाहता है, तो उसे एकांतवास में वो चला जाता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि व्यक्ति मूल व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकालता है। जैसे आपको माँ बाप ने डांट दिया, जैसे आपको अपने माँ बाप ने डांट दिया, तो अपने छोटे भाई बहनों पर अपनी तो उसकी गुस्सा निकालते हो, तो ये माता पिता द्वारा पिटाई होने पर भाई बहन की पिटाई करना।
मन तरंग कल्पना तरंग होता है, किशोर में विकलांग बच्चे होते हैं उनमें अधिक होता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति हवाई किले बनाकर समायोजन स्थापित कर लेता है। जैसे किशोर अवस्था में अपने पढ़ाता है भी दिवा स्वप्न होता है, तो जैसे वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, तो वो सब मन तरंग या कल्पना तरंग होती है। विकलांग बच्चे हैं वो भी सोचता है कि मैं भी एक दिन इस तरह से फुटबॉलर बनूंगा, क्रिकेट में भागूंगा। तो ये सब क्या है, मन तरंग कल्पना तरंग होती है। सकारात्मक व्यवहार, नियम विरोधी व्यवहार करके अपने महत्व को स्थापित करना। कई व्यक्तियों में ऐसा होता है ना, जैसे कहीं पे लिखा होता है फूल नहीं तोड़ना है, यहाँ पे थूकना नहीं है, तो जानबूझ के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहीं पर थूकते हैं, जो गार्डन है उसमें से फूलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, नकारात्मक व्यवहार होता है। प्रतिबंधित स्थान पर गाड़ी चलाना, फोटो खींचना, ये सारे व्यवहार कैसे हैं, नकारात्मक व्यवहार में सोचता है कि नहीं, मैं मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता, ऐसे व्यक्ति होते हैं। परावर्तन, विलोपन या पलायन होता है। भावी असफलता से डरकर उस कार्य को न करना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि ये सब पहले ही सोच लेते हैं परीक्षा में बैठने से पहले ही कि नहीं, मैं इस एग्जाम में सफल नहीं हो पाऊंगा, और वो कोशिश भी नहीं करते हैं, परीक्षा देने ही नहीं जाते हैं। तो परावर्तन, विलोपन या पलायन इसको बोला जाता है। भावी असफलता से डरकर उस कार्य को न करना। वास्तविकता स्वीकरण, ये है कैंसर पीड़ित व्यक्ति का कहना कि मुझे कुछ भी नहीं हो, यानी वास्तविकता जो है उसे पता है कि कैंसर से पीड़ित हूँ, कुछ दिनों का मेहमान है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं हो, मैं सही हूँ। ये वास्तविकता स्वीकरण होती है, यानी तनाव से परेशान होकर सच्चाई को झुठला देना। यानी आप बहुत ज्यादा परेशान है लेकिन कोई आपसे पूछता है कि आप क्यों परेशान होता, बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब क्या है, वास्तविकता स्वीकरण है। तो समायोजन की रक्षात्मक युक्तियां जो कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, इसके लिए मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर हो सकता है इनसे पूछ के भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपका मानसिक स्वास्थ्य वाला टॉपिक आपका खत्म होता है। क्योंकि सामाजिक भूमिका भी देखें तो हमारा इसी में ये आ जाता है। अब हमारा है संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको एक क्लास में और लेंगे और साथ में आपकी साइकोलॉजी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आईसीटी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।